साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आज हम लोग जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे एक आंदोलन हो रहा है। ये महाराष्ट्र में विदर्भ करके एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ ये जो विदर्भ के पूर्व राज्य आंदोलन समिति के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो प्रकरण है, पूरा मुद्दा है क्या। सर, क्या नाम है आपका? कपिल इद्दे। मैं पूर्व विदर्भ का युवा आघाड़ी का अध्यक्ष हूँ। सर, क्या है ये पूरा मसला? हमने जानने की कोशिश करी थी, यहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग हैं, विदर्भ अलग राज्य करने की मांग हो रही है। कहना है कि जो वहाँ के विदर्भ के रिसोर्सेज हैं या जो वहाँ के खनिज पदार्थ या इस तरीके की चीज़ें हैं, वो बहुत संसाधनों से भरा हुआ है, लेकिन जो उसका पूरा इस्तेमाल जो है विदर्भ को उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। उसका फ़ायदा जो है पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों को मिलता है। तो सर, क्या है पूरा मुद्दा? इससे कि नुकसान क्या है और विदर्भ अगर अलग बनता है तो उससे फ़ायदे क्या? ये विदर्भ की लड़ाई ये आज नहीं शुरू हुई। आज़ादी के पहले से विदर्भ की मांग चल रही है। और 1960 में जब संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना हो रही थी, उस वक्त संयुक्त महाराष्ट्र तैयार करने के वक्त विदर्भ के साथ एक एग्रीमेंट किया गया था 1960 में। 1960 जब प्रांतवार भाषा के आधार पर स्टेट बनाए गए, उस वक्त विदर्भ के साथ कुछ एग्रीमेंट किए गए और पिछले 60-62 सालों में वो एग्रीमेंट का कोई भी क्लॉज महाराष्ट्र सरकार ने नहीं निभाया। और बीते 60-62 सालों से जो अन्याय हो रहा है, जो भी संसाधन विदर्भ में है, जिसका कोई फायदा विदर्भ को नहीं हो रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र इनकी राजनीति में जो लॉबी चल रही है, वो उसका सही फायदा विदर्भ के निचले से निचले तबके तक नहीं होने दे रहे। इस वजह से एक विदर्भ के लोगों में एक रोष पैदा हो गया है कि जब तक ये विदर्भ राज्य निर्माण नहीं होगा, तब तक विदर्भ की जनता का कुछ भला नहीं होने वाला। मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को इकोनॉमिक कैपिटल बोला जाता है देश का। मतलब ये ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधनों से और धन से परिपूर्ण हैं। क्या विदर्भ जो है वो आपको पिछड़ा नजर आता है इसकी वजह से? विदर्भ में 23 तरह के खनिज पदार्थ मिलते हैं। पूरी उपजाऊ जमीन विदर्भ में है। जितनी भी नदियां हैं, वो नदियों का पानी विदर्भ से गुजरता है। महाराष्ट्र में जितनी भी बिजली तैयार होती है, उसमें से 65% बिजली सिर्फ विदर्भ में तैयार होती है। इसके बावजूद भी हमारी तरफ लोड शेडिंग हमको झेलनी पड़ती है। वो पूरी हमारी बिजली जो है नागपुर से बाहर पुणे मुंबई की तरफ जाती है और इसके वजह से किसानी करते वक्त भी हमारे किसानों को बहुत तकलीफ होती है। और इतने सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर उसका फ़ायदा हमारे विदर्भ के लोगों को नहीं हो रहा है, तो ये इस महाराष्ट्र में रह के कोई फायदा नहीं है। सर, पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि विदर्भ में किसानों ने आत्महत्याओं के केस भी बहुत हमें सुनाई में पड़ने आए। तो सर, उसका आप क्या कारण समझते हैं? क्या ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? जी बिल्कुल। अभी अभी बताया कि हमारी ज़मीन उपजाऊ है, हमारी तरफ नदियाँ है, लेकिन वो पानी हमारे किसान यूज़ नहीं कर सकते। बिजली 24 घंटे हमको मिलती नहीं और किसानी करते वक्त यही वो कारण है कि जिसके वजह से हमारी उपजाऊ ज़मीन होने के बाद भी वो फसल हम वो तरीके से नहीं उगा सकते। और केंद्र सरकार के ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है कि जिसके वजह से हमने जो पैदावार फसल की है, उसके हमको दाम भी नहीं मिलते। दाम नहीं मिल पाते। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में विदर्भ कैसा है सर? वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसा? वहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाता है या नहीं? हमारे विदर्भ में एक जंगल का एक 33% किसी भी स्टेट में होना जरूरी है, उससे 20% हमारी तरफ ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण हमारा नुकसान ये है कि हमको कोई भी प्रोजेक्ट अगर सैंक्शन करना पड़ता है, तो हमको वन विभाग का परमिशन लेना पड़ता है। और हमारे जंगल दिखा के पश्चिम महाराष्ट्र में, मुंबई में नए नए प्रोजेक्ट खड़े किए जा रहे हैं और ये जंगल के वजह से हमारी तरफ प्रोजेक्ट क्लियर नहीं हो रहे, जिसके वजह से नई इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, फूड से कनेक्टेड इंडस्ट्री नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है। विकसित ना हो पाने की वजह से नक्सल प्रभावित भी हो रहा है सर एरिया, उस पर आप क्या कहें? जहाँ विकास नहीं है, असंतोष है जनता में, वही नक्सलवाद फैलता है। और पूरे महाराष्ट्र में हमारे 5 जिले विदर्भ के, जिसमें नक्सलवाद आज भी है और आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और हमारे पढ़े लिखे युवा आज नक्सलाइट के रूप में काम कर रहे हैं। ये भी एक सामाजिक मुद्दा उभर के आ रहा है। तो आप लोगों की क्या मांग है सर, और मांग किससे है? और क्या पहले भी बातें कुछ हुई थी, इस तरीके का कोई आश्वासन दिया गया था? हमारी मांग 1905 से है। ये हमारी चौथी पीढ़ी है जो ये आंदोलन करती जा रही है। 2014 के इलेक्शन के पहले भी भाजपा के नेता नितिन गडकरी जी
फडणवीस, इन्होंने हमें लिख के दिया था कि अगर 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम विदर्भ का राज निर्माण करेंगे। सत्ता में बैठे हुए उनको 8 साल हो गए, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद 8 सालों तक उन्होंने विदर्भ का मुद्दा अपने मुंह से नहीं निकाला। और ये भी, और उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ा 2019 के इलेक्शन में, जहां महाराष्ट्र में उनकी सत्ता थी 2014 में, उनके 44 एमएलए चुन के आए थे 62 में से, और पिछले इलेक्शन में हमने उनके 15 एमएलए कम कर दिए, आज 29 पे है। अगर ये 2024 के पहले केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेती तो वो 29 का आंकड़ा 14-15 तक भी आ सकता है। महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूर चलकर आप लोग आज दिल्ली में आए हैं जंतर मंतर पर अपनी मांग, अपनी प्रदर्शन को सरकार के सामने रखने के लिए। इसके बाद भी अगर आप लोगों की मांग की जो सुनवाई नहीं होती है, सरकार इस मैटर को लेकर गंभीर नहीं होती है, तो आगे क्या रुख रहेगा? अभी तक हमारा आंदोलन शांति से चल रहा था, संवैधानिक तरीके से चल रहा था। हमने 2023 एक डेडलाइन रखी है। अगर ये 1.5-2 साल में केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं करती तो ये आंदोलन और उग्र होगा, और इसके राजनीतिक परिणाम भी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र में बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। वहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या, उनका समर्थन मिल रहा है आप लोगों को इस मांग को लेकर? जी जी जी, आप कहीं भी विदर्भ में जाके पूछेंगे तो जन समर्थन तो है, लेकिन किसी न किसी को तो आगे आके लड़ाई लड़नी है। जिस दिन ये आंदोलन बढ़ेगा उस दिन आपको पूरे विदर्भ में से हमारे सपोर्टर हर गांव में, हर घर में दिखेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कैसे इस आंदोलन को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आगे इस आंदोलन को कैसे ले जाएंगे? जैसे हमारे नेता है वामन राव जी चटप, उसके हिसाब से जैसे जैसे उनकी तरफ से आदेश मिलता रहेगा उसी हिसाब से हमारा आंदोलन आगे चलता रहेगा। पृथक विदर्भ की मांग बहुत पहले से है, वजह बहुत सारी है। जो महाराष्ट्र की विधानसभा है उसमें 378 जो एमएलए है, विदर्भ में उसमें 62 हुआ करते थे एमएलए, अभी 60 हो गए। 60 एमएलए रह गए। और एमपी जो है वो करीब 11 थे, अभी 10 रह गए। मतलब विदर्भ से जो यंग जनरेशन है हमारी, नए लड़के जो पढ़ाई करके लड़के जॉब के लिए विदर्भ के बाहर जा रहे हैं, फिर लड़के विदर्भ के बाहर जाने की वजह से उसके साथ उसकी फैमिली भी जा रही है। दिन ब दिन ऐसा ही हालत रहा, पलायन हो रहा है और उसकी वजह से लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है वहाँ। दूसरी बात, काश्तकारों का, खेतीहारी लोगों का घाटे में चलने से आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आने को होना, खेती बाड़ी अच्छी फसल उगने के लिए, मार्केट अच्छा रहने के लिए वो भी होना, इसी वजह से यहाँ हम आंदोलन करने यहाँ आ गए। शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। ये पूरा मंच है, ये देखिए, ये संसद पर हल्ला बोल धरना आंदोलन के नाम से इन लोगों ने ये टैगलाइन दी है, लेकर रहेंगे विदर्भ राज्य लेकर रहेंगे। तो ये विदर्भ राज्य आंदोलन की सम्मति है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि ये तमाम लोगों को दिखाएं कि कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे हजारों किलोमीटर महाराष्ट्र से चलकर यहाँ पर आए हैं, ताकि जंतर मंतर पर वो केंद्र सरकार को जो उनकी मांगे हैं वो सरकार के सामने रख सकें और उनकी मांगों की सुनवाई हो। इस आस में लोग यहाँ पे आए हैं। ये आंदोलन जो अपने समापन की ओर है, लोगों का आक्रोश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों की मांग है विदर्भ राज्य को लेकर। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। मैम, ये विदर्भ अलग राज्य करने की मांग है, क्या रीजन है मैम, क्या कारण है? देखो, 116 साल 20 साल हो गए हैं हम विदर्भ की मांग कर रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी, बिजली, सब कुछ हम लोगों का होने के बाद भी ये लोग झूठा आश्वासन देते हैं। कब तक सहन करेंगे हम लोग? अभी ये हमारा आक्रोश है, हमारा अभी गुस्सा फूट गया है, आप लोग आंखों से देख रहे हो। अभी यहाँ शांत होने वाला नहीं है जब तक विदर्भ नहीं, सुनो, हमारा कहना यही है, विदर्भ इन्होंने अब भी घोषित कर देना चाहिए, यही हमारी। अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या करने वाले? देखिए, जिलों में आग लग जाएंगी, 12 जिलों में आग लग जाएंगी, मर जाएंगे हमारे बच्चे, पूरी पब्लिक मर जाएंगी विदर्भ की, लेकिन विदर्भ लेके रहेंगे। तो इतना आक्रोश क्या कारण है मैम? क्या कारण है? हमारे यहाँ से विदर्भ से सब चीजें सबको तरफ जाती है, हम भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे पूरे ये है, रोजगार नहीं है। विदर्भ के जो संसाधन है वो बाहरी राज्यों में जाते हैं, विदर्भ को उसका फायदा नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता, हर चीज महंगी हो रही है, रास्ते पे आ चुके हैं सब लोग। कितना आक्रोश है और दुख भी है। ये हमसे बात करते हुए इनकी आंखों में जो है आंसू भी आ गए।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के साथ जो दोहरापन है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो विदर्भ के संसाधन हैं, जो विदर्भ के रिसोर्सेज हैं, वो तो इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे राज्यों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जो वहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, उनके भविष्य को लेकर लोगों की चिंता है और इसी आस में 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से यहाँ पे आकर ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो केंद्र सरकार है उनकी मांगों की सुनवाई कर सके। विदर्भ के आंदोलन में सभी आम्बेडकरवादी जनता और अपने माइनॉरिटी में आदिवासी जनता, ये सभी ये आंदोलन में शामिल है और सभी का ये है कि विदर्भ हमारा अलग सेपरेट तो मेरा ये कहना है कि विदर्भ की जनता हर बार विदर्भ को सिर्फ आश्वासन दिए, वो झूठे आश्वासन। ये साल 2 साल पहले की मांग है, ये 107 साल हो गए ये मांग, और ये संविधानिक बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यकाल में ये शुरू हुआ था। उनका भी कहना था। महाराष्ट्र में जो सरकार है, जो मनसे है, जो सेना है, उनका कहना है कि हम मराठी लैंग्वेज है उसके 2 राज्य नहीं हो सकते, वो नहीं होने देंगे, द्विभाषिक राज्य नहीं होने देंगे। हम जब तक सत्ता में हम एक ही राज्य, जब हर इसमें अलग अलग राज्य है, आंध्र प्रदेश जो अलग छोटा राज्य है, तमिलनाडु के राज्य है, ये अलग अलग भाषा के ना, जब बंगाली भाषा के अगर 8 राज्य हो सकते हैं तो मराठी लैंग्वेज के 2 राज्य क्यों नहीं? और ये जो लोग कहते हैं कि मराठी इसके 2 राज्य हम नहीं होने देंगे, तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप क्यों नहीं होने दोगे? जब आपके एक घर में, ठाकरे परिवार में जब 2 पक्ष चल सकते हैं, सेना और मनसे, तो हमारे मराठी भाषा के 2 राज्य क्यों नहीं चल सकते? अगर आपके परिवार में एक पक्ष, आप पहले एक पक्ष बिठाओ, उसके बाद हमारे मुद्दे में। हमारा जो छोटा राज्य है विदर्भ राज्य, हमारी मांग बहुत साल पहले, हर बार विदर्भ ने बहुत अन्याय अत्याचार सहे। पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है और सब कुछ हमारा है, खाना हम बनाते हैं और खाते हम लोग ने दूसरों के हाथ से खाते। ये कब तक सहेंगे? हमारे इधर बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, हमारे युवक पश्चिम महाराष्ट्र में आते हैं और जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा आता है तो वो सब डेवलपमेंट का विषय है, वो पश्चिम महाराष्ट्र में पहले जाते हैं। हमारे इधर के जो छत्रपति कार्यकाल से जो गढ़े किले है उसका संवर्धन नहीं हो रहा है, सब पश्चिम महाराष्ट्र में हो रहा है, तो हम कब तक सहे? तो हमारी ये मांग है कि अभी के लिए कभी नहीं, हमें इस बार महाराष्ट्र में से अलग होना है, हमें हमारा विदर्भ राज्य चाहिए।